नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, उत्तर प्रदेश में चुनाव की अधिसूचना बहुत जल्द जनवरी के प्रथम सप्ताह में जारी होने वाली है। केंद्रीय चुनाव आयोग कल अपनी पूरी टीम के साथ चुनाव की तैयारी के बारे में, चुनाव की पारदर्शिता के बारे में और चुनाव कराए जाने की प्रतिबद्धता के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर दिया। तो साथियों, सवाल उठता है कि कोरोना काल में चुनाव होना क्या सही होगा? क्या यह जन स्वास्थ्य के लिए, देश के लोगों की स्वास्थ्य के लिए सही होगा? अब ये अलग विषय है, लेकिन फिलहाल आज हम विचार करते हैं, क्या ओबीसी वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? जी हां, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और उसके पहले आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। साथियों, पुराना साल 2021 समाप्त हो रहा है आज रात 12 बजे और नया साल दस्तक दे रहा है 2022। हम उम्मीद करते हैं कि 2022 हमारे स्वास्थ्य के लिए, देश के विकास के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए और विश्व के विकास के लिए फलदायी साबित होगा। साथियों, उत्तर प्रदेश में घमासान छिड़ा तो जरूर है, और लेकिन किसी भी पार्टी को अपनी जीत पर भरोसा नहीं है। अगर किसी पार्टी को भरोसा है तो वो है समाजवादी पार्टी। उसकी एक वजह है, वजह यह है कि ओबीसी यानी पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों का वोट एक मुश्त समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहा है। समाजवादी पार्टी को इसलिए नहीं कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा और उसका सुशासन सही रहा है, इसलिए कि और कोई विकल्प नहीं है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक हराना चाहते हैं, बल्कि देश का बुद्धिजीवी वर्ग, लेखक, पत्रकार, ये सब भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जो एक फासिस्टवादी पार्टी हो गई है, एक हिटलर शाही वाली पार्टी हो गई है, वो सत्ता में न आए, न तो उत्तर प्रदेश में और न दिल्ली में। तो साथियों, ओबीसी समाज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके 2017 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिलाया था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी से ओबीसी का मोह भंग हो चुका है। उसकी कई वजह है। सबसे बड़ी वजह है कि 1931 के बाद से आज तक ओबीसी जनगणना नहीं हुई है, और 1931 में जो जनगणना अंग्रेजों ने कराई थी, उसमें उस समय ओबीसी की जनसंख्या 52% थी। तो जाहिर है कि जब जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, तो निश्चित रूप से ओबीसी की जातियां, अति पिछड़े जातियां, इनका भी विकास हुआ होगा, इनमें भी बढ़ोतरी हुई होगी। लेकिन इस बढ़ोतरी को पर्दे पर लाया ना जा सके, लोगों को पता न चल सके ओबीसी की आर्थिक स्थिति कैसी है, कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे बदतर जिंदगी जी रहे हैं, और कितने लोग सामाजिक कुरीतियों और तमाम धर्मांध परंपराओं के शिकार होकर के सिर्फ और सिर्फ ईश्वर, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, इसी में लगे रहते हैं। उनकी अज्ञानता
का कारण है अशिक्षा, और शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार पिछड़ी जातियों के लिए प्रतिबद्ध नहीं लगती है। तो इसलिए पिछड़ी जातियां पिछले साल या पिछले इलेक्शन में जो वोट दे करके बाद में पश्चाताप कर रही हैं, अब वो पश्चाताप नहीं करना चाहती हैं और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना चाहती है। तो साथियों, सबसे बड़ा कारण है ओबीसी जनगणना न कराया जाना। आजादी के बाद से, आजादी के पहले 1931 से और अब तक 2022 तक लगभग 90 साल हो चुके हैं। इन 90 सालों में ओबीसी की पूछताछ करने वाला, ओबीसी का हाल जानने वाला और ओबीसी का हित साधने वाला कोई भी नेता पैदा नहीं हुआ। शासन में हमेशा ऊंची जातियों के लोग रहते हैं, सरकार में हमेशा ऊंची जातियों के लोग होते हैं, जबकि उनकी संख्या मुट्ठी भर। और ओबीसी, पिछड़ी जातियां, जनजातियां, अति पिछड़े इतनी ज्यादा मात्रा में हैं और उसके बावजूद उनकी न सरकार बन पाती है और न शासन प्रशासन में, राजनीति में अपनी उचित भागीदारी निभा पाते हैं। तो ओबीसी जनगणना एक बहुत बड़ा कारण है और ये इस जनगणना के लिए प्रधानमंत्री ने मना कर दिया और बाकायदा कोर्ट में हलफनामा दे करके कहा कि ओबीसी जनगणना संभव नहीं है। पिछली जनगणना में बहुत सारी त्रुटियां हुई थी, उन त्रुटियों के मद्देनजर ओबीसी जनगणना नहीं कराई जा सकती। ओबीसी जनगणना को लेकर के पूरे देश में पिछड़ी जातियों में उबाल है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर भारत के सभी बड़े राज्यों में ओबीसी जनगणना के लिए सरकार पर निरंतर दबाव बनाया जा रहा है और जो सरकार ओबीसी के हितों में ओबीसी की जनगणना कराएगी उसी का साथ दिया जाएगा और उसी को वोट दिया जाएगा। दूसरा है कारण आरक्षण का विरोध। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा सबको पता है। इसी पार्टी ने मंडल आयोग लागू होने के बाद आरक्षण का विरोध किया था और युवाओं को उकसाया था आंदोलन करने के लिए आरक्षण के विरोध में। और जब भी ये सत्ता में रही है, आरक्षण का पैरोकारी कभी नहीं की है, बल्कि उनके आरक्षण को कहीं कम किया है और कहीं दिया ही नहीं है। आज भी विश्वविद्यालयों में एक भी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं हुई है। और इसी तरह से बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें कि ओबीसी, पिछड़ी जातियों का, अन्य पिछड़ी जातियों की कोई भागीदारी नहीं है, जबकि इनकी संख्या 52% से ज्यादा है। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की पार्टी है। ब्राह्मणों, बनियों और ठाकुरों की पार्टी है। इस पार्टी से यह उम्मीद करना कि ये पिछड़ी जातियों के लिए काम करेगी, दलितों के लिए काम करेगी, अल्पसंख्यकों के लिए काम करेगी, अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों का कल्याण करने के बजाय ये तो अल्पसंख्यकों का नरसंहार करने के लिए बयान जारी कर रहे हैं। खुद से नहीं बयान जारी कर रहे हैं तो अपने साधु संतों से और कट्टरपंथियों से ऐलान करवा रहे हैं। तो जो पार्टी के दिल में, दिमाग में एक नफरत की आग दहक रही है पिछड़ी जातियों के प्रति, दलितों के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति, क्या उसे वोट देना सही होगा? इन सभी जातियों को, पिछड़ी जातियों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को एकजुट होना होगा और एकजुट होकर के ही भगवाधारी पार्टी, कट्टरपंथियों की पार्टी, आरएसएस की पार्टी और मनुवादियों की पार्टी को खात्मा करना होगा। योगी सरकार की ठोक दो की राजनीति शुरू से रही है।
जैसे ही सत्ता में आए उसके बाद अपने सारे दर्जनों मुकदमे वापस लिए और उसके बाद ठाकुरों को छोड़ करके ब्राह्मणों को, अन्य सभी जातियों को ठोक दो की राजनीति के तहत दबाने का प्रयास किया और उनके साथ अत्याचार किया, भेदभाव किया। भेदभाव से वंचित तो इनके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी नहीं रहे। इनकी ब्राह्मणवादी मानसिकता, इनकी मनुस्मृतिवादी मानसिकता, इनकी वर्ण व्यवस्था वाली मानसिकता कभी इनके दिमाग से गई नहीं और उस वर्ण व्यवस्था के तहत, उस मनुस्मृति के तहत इन्होंने न सिर्फ दूसरी जातियों के ऊपर अत्याचार किया बल्कि केशव प्रसाद मौर्य तक को स्टूल पर बैठा करके उनकी बेइज्जती किया। कई सभा रैलियों में, सभाओं में, जनसभाओं में देखा गया कि केशव प्रसाद मौर्य स्टूल पर बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे हुए हैं और डॉक्टर दिनेश शर्मा जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं उनको भी कुर्सी दी गई है। तो साथियों, न तो ये पिछड़ी जातियों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का विकास कर सकते हैं बल्कि ये ठोक दो की राजनीति के तहत ठोक रहे हैं और बहुत से लोग ठोके गए हैं जो कि निरपराध हैं, जिन्होंने कोई कसूर नहीं किया है। गलती उनकी इतनी है कि वे दलित वर्ण में पैदा हो गए, वे शूद्र वर्ग में पैदा हो गए और वे मुसलमान समाज में पैदा हो गए। सिर्फ गलती इतनी है। इस ठोक दो की राजनीति के तहत ब्राह्मणों को भी ठोका गया है और खूब जम के ठोका गया है। विकास दुबे से लेकर के एक लंबी फहरिस्त है ब्राह्मणों की ठुकाई की। इसलिए ब्राह्मण समाज भी इनसे खफा है, इन्हें वोट देने वाला नहीं है और वे गाहे बगाहे कांग्रेस के पाले में जा रहा है, बसपा में जा रहा है और कुछ समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहे हैं। यह पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, शुरू से पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक विरोधी रही है और आज भी है और यह गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि आगे भी रहेगी। इनको पता है कि अब ये सत्ता में नहीं आने वाले हैं, न उत्तर प्रदेश में और न दिल्ली की सत्ता में आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव भी ये हारने वाले हैं। इसलिए ये हिंदू राष्ट्र बना करके प्रजातंत्र को ही खत्म कर देना चाहती हैं और उस हिंदू राष्ट्र का मालिक, उस हिंदू राष्ट्र का राजा या तो मोहन भागवत को बनाया जाएगा या नरेंद्र मोदी को बनाया जाएगा या किसी शंकराचार्य को पकड़ लिया जाएगा। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इनकी पूरी ताकत लगी हुई है और अंदर खाने में बड़ी तैयारियां चल रही हैं। यहां तक कि नरसंहार करने की, मार डालने, काट डालने की बात भी की जा रही है। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो दिल्ली में युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से हिंदू राष्ट्र के लिए कस्में खाई है, चित्रकूट में जिस तरह से मोहन भागवत ने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कस्में खाई है, कस्में दिलाई है और हरिद्वार में जिस तरह से हिंदू राष्ट्र के लिए नरसंहार करने की बात कही गई है, उसे पूरे देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने सुना है। अगर किसी ने नहीं सुना है तो यहां का चुनाव आयोग, यहां का सुप्रीम कोर्ट और यहां के प्रधानमंत्री, इन्हें कुछ नहीं सुनाई दिया। गांधी जी के तीनों बंदर बने हुए हैं ये सारी संस्थाएं, ये सारी एजेंसियां। न इन्हें कुछ सुनाई दे रहा है और न कुछ दिखाई दे रहा है और जब सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है तो बोलेंगे क्या, कार्रवाई क्या करेंगे। सही बात है, नसरुद्दीन शाह ने सही कहा है कि भारत गृह युद्ध की ओर जा रहा है और उस गृह युद्ध में इनकी क्या हालत होगी इन्हें पता है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। अगर मुसलमानों के साथ, मुसलमानों की तरफ आंख उठा करके देखा और मुसलमानों का कत्लेआम के बारे में सोचा तो संपूर्ण पिछड़ी जातियां
जिसे बहुजन समाज कहा जाता है, पिछड़ी जातियां, ओबीसी, एससी, एसटी सब मुसलमानों के पक्ष में खड़ी हो जाएंगी और फिर युद्ध होगा। बाबा साहब के संविधान को रौंदा जा रहा है, संविधान के तहत चल रही शासन व्यवस्था को रौंदा जा रहा है, देश को बेचा जा रहा है। देश का विकास करने के लिए, कल्याणकारी कार्य करने के लिए इन्हें चुना गया था और ये खुद देश को ही बेचने लगे हैं, किसानों को कुचलने लगे हैं। कुचलने के बाद मंत्री को बर्खास्त भी नहीं कर रहे हैं। हालांकि किसानों ने घुटने पर ला दिया और इनके सारे अहंकार को, इनकी सारी हेकड़ी को निकाल दिया। अगर किसानों के साथ ये धोखा करेंगे, जो शर्तें मानी है उसे पूरा नहीं करेंगे, तो फिर से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आ जाएगा और दिल्ली में घुस जाएगा, लोकसभा पर चढ़ जाएगा। कुछ नहीं कर सकते हैं। इनकी सरकार बौखला गई है। इनकी सरकार के आत्मविश्वास में अब कुछ भी नहीं रह गया है। इनका आत्मविश्वास गायब हो चुका है, इनका अहंकार गायब हो चुका है, इनकी हेकड़ी जा चुकी है। तो साथियों, किसानों की तरह अगर ये गृह युद्ध छेड़ते हैं तो सभी दलितों को, अल्पसंख्यकों को, पिछड़ी जातियों को गोलबंद हो जाना है और इन मुट्ठी भर ताकतों, दक्षिणपंथी ताकतों, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनके संगठनों को बुरी तरह से हराना है और इन्हें मुंह की खाने के लिए मजबूर करना है। इनकी अस्पृश्यता, इनके छुआछूत, इनके भेदभाव का उदाहरण एक और देखने में आया था जब ये 2017 में आए थे चुन करके। हालांकि चुना तो योगी को नहीं गया था, चुना गया था केशव प्रसाद मौर्य को, पिछड़ी जात के नेता को मुख्यमंत्री बनाने की नीयत से पिछड़ी जातियों ने, अल्पसंख्यकों ने, सभी ने मिलकर के बहुत बड़े पैमाने पर वोट दिया था। लेकिन जनता के साथ धोखा किया गया और पकड़ करके एक अपराधी किस्म के योगी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिसके ऊपर दर्जनों केस थे अपराध के, और वो पहुंचते ही सबसे पहले केस को वापस ले लिया। और एक बहुत बड़ा साधु और अपने को हिंदूवादी और कट्टर हिंदूपंथी कहता है। इनकी सवर्णवादी मानसिकता, इनकी सवर्णवादी सोच ही इनके पतन का कारण होगी। इनकी बयानबाजी, इनकी भाषणबाजी, इनके जहरीले वक्तव्य ही इनके पतन के कारण होंगे। इनकी धर्मांधता, इनकी सांप्रदायिकता और इनकी घटिया सोच ही इनके पतन का कारण होगी। इसके अलावा भी पतन के बहुत सारे कारण हैं। जिन्होंने जिस तरह से पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ाया है, उससे महंगाई आसमान छूने लगी है और एक आम आदमी अपने घर का गुजारा नहीं कर सकता, अपने पेट को पाल नहीं सकता, अपने परिवार को पाल नहीं सकता। उज्ज्वला योजना के तहत सबको दे दिया सिलेंडर, सबको क्या, कुछ लोगों को दे दिया, और उन कुछ लोगों ने भी अब उस सिलेंडर को बेच दिया कबाड़ी के हाथ, क्योंकि गैस की कीमत 1000 रुपए से ज्यादा कर दिया। गरीबों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो गैस खरीद सके। सरसों का तेल 200 रुपया किलो कर दिया। डीजल और पेट्रोल की महंगाई की वजह से हर चीजों में महंगाई आई है और उसकी महंगाई के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है। आज जो बेरोजगारों की स्थिति है उसके लिए भी ये खुद जिम्मेदार है। आने पर इन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, और 2 करोड़ की तो छोड़िए, 2 लाख नौकरियां भी नहीं दे सके। और जब रोजगार की मांग की गई तो कहा पकौड़े तलिए। साथियों, ये ऐसी सरकार है, मतलब कि इतनी धृष्ट
और इतनी इतनी नीचता पर और इतनी बुजदिली पर उतर आई है कि ये अपने आप ही अपनी कब्र खोद रही है। जब कोरोना में लोग मर रहे थे, लाखों लाशें जलाई जा रही थी और पूरा देश श्मशान बन गया था, नदियां पट गई थी लाशों से, उस समय इनके पास न वेंटिलेटर था, न स्वास्थ्य सुविधाएं थी, न अस्पताल थे, न बेड थे। और आज ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, और दुनिया भर की योजनाओं को लाते हैं। 10,000, 50,000, 100 लाख करोड़, इससे कम की तो कोई योजना होती ही नहीं। और जमीन पर देखने के लिए कुछ भी नहीं है, जमीन पर कुछ नहीं है। आसमानी किले बनाए जाते हैं, तो आसमानी किले एयरपोर्ट बना देने या बनाने के लिए घोषणा करने और दुनिया भर की चीजें जो घोषणाएं हुई हैं इधर एक महीने में, इससे जनता का पेट नहीं भरता है, इससे जनता का विकास नहीं होता है। और ये बातें जनता की समझ में नहीं आती। उन्हें तो पेट भरने के लिए राशन चाहिए, उन्हें पेट भर कपड़े चाहिए पहनने के लिए, और उन्हें बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे चाहिए। और उन सब चीजों पर ग्रहण लगा दिया है आपने और आपकी सरकार ने। तो साथियों, पिछड़ी जातियों के वोट और पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों के बहुसंख्यक मतदाता इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देने नहीं जा रहे हैं, और 20% मुसलमान तो बिल्कुल ही नहीं दे रहे हैं। और इस तरह से यह सोचना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, एक तरह का मानसिक दिवालियापन होगा अगर कोई ऐसा सोचता है तो। और भारतीय जनता पार्टी तो हारने के बाद भी कहेगी कि हम जीत गए। उसे तो इतना बड़ा आत्मविश्वास है, और यही आत्मविश्वास लेके बंगाल गए थे, और बंगाल में इनकी क्या हालत हुई है, बंगाल से भी बुरी हालत यहां उत्तर प्रदेश में होने वाली है। क्योंकि इनकी जन विरोधी नीतियां, इनके कुकर्म, इनकी देश बेचने की फिराक को पूरी दुनिया समझ गई है, पूरा भारत समझ गया है, पूरा उत्तर प्रदेश समझ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।